Okay, good evening, all of you. Good evening, सुप्रिया, दिव्या, गामिनी, प्रणाली. ग्रुप पे लिंक नहीं आई आज, है ना? ओके, जस्ट वेट, कॉल भी आ रहा है मुझे. ओके, तो जैसे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे यहाँ पर. सो वंस अगेन बेटा, फिर से हम लोग आगे का जो पोर्शन है वो हम कंटिन्यू करेंगे. तो आई थिंक 117 या 118 के आसपास हम लोगों का क्वेश्चंस का डिस्कशन हो चुका है. ओके, तो आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे. कहाँ तक के हो गया था बेटा? 119 हो गया था डिस्कशन करके या होने का है, ये बताएंगे पहले. तो 118 हो गया था. 118 हो गया था. 118 तक के हुआ है. ओके चलो, तो 119 अभी हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं. देखिए बेटा, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये. यदि आप लोग लिंकेज का कंसेप्ट पढ़े हो तो आप लोगों को बिल्कुल भी इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा. और लिंकेज वाला कंसेप्ट यदि आप लोगों का क्लियर नहीं है तो मे बी आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है. ओके, तो सबसे पहले तो बेटा लिंकेज क्या होता है वो समझ लो. ओके, तो लिंकेज की यदि हम बात करें तो लिंकेज मीन्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि एक क्रोमोसोम की हम बात करें और इस क्रोमोसोम पे यदि जीन पास पास लोकेटेड है, टाइटली लिंक है, ठीक है, और जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो वो जीन उसी के साथ में जाएंगे. और यदि ये क्रोमोसोम जो है इसमें जीन यदि बहुत दूर दूर है और क्रॉसिंग ओवर होगा तो मे बी दोनों अलग अलग हो सकते हैं. ठीक है, ये लिंकेज होता है. तो अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें पूछा है, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? ड्रोसोफिला है बेटा, और ड्रोसोफिला में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है. ओके, ड्रोसोफिला में क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर हो रहा है. तो ये जो क्रॉसिंग ओवर जो ड्रोसोफिला में हो रहा है तो वो क्या है? क्रॉसिंग ओवर किस में बताया बेटा? फीमेल में हो रहा है, ये बोला है इसने. कहाँ पे हो रहा है? फीमेल में क्रॉस ओवर हो रहा है, बट मेल में नहीं हो रहा है. और जीन जो है बेटा, दो जीन है, एक जीन ए है और एक जीन बी है, जिनके बीच में आपस में जो डिस्टेंस यहाँ पे बताया है वो कितना बताया बेटा? 10 मैप यूनिट. ओके, तो अब ये जो 10 मैप यूनिट जो है, ठीक है, ऑन क्रोमोसोम्स. तो फीमेल ड्रोसोफिला का जीनोटाइप यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है, जिसमें बेटा कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी. और एज इट इज सेम जीनोटाइप जो है वो मेल ड्रोसोफिला का भी बताया हुआ है. फिर यहाँ पे गैमेट्स जो प्रोड्यूस होंगे, तो फीमेल कितना गैमेट बनाएगा और मेल जो है वो कितने गैमेट्स बनाएगा, ये पूछा हुआ है. तो बेटा देखिए, फीमेल जो है, फीमेल में क्रॉस ओवर हो रहा है बट मेल में नहीं. तो ऑब्वियसली जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी तो बनेगा ही बनेगा, स्मॉल ए स्मॉल बी भी बनेगा. बट इसी के साथ साथ बेटा स्मॉल ए कैपिटल बी भी बन सकता है, कैपिटल ए स्मॉल बी भी बन सकता है. तो बताइए यहाँ पे कितने गैमेट्स बन रहे हैं? 4 टाइप के गैमेट्स जो है वो किस में बनेंगे? फीमेल में. बट बेटा मेल जो है उसमें क्रॉसओवर नहीं हो रहा है, ये बोला उसने. तो मेल में सिर्फ कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी ही बनेगा. मींस कितना? 2 टाइप का गैमेट जो है मेल ड्रोसोफिला में बनेगा. सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है. बहुत इजीली आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा सभी को. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 120. अब 120 जो क्वेश्चन है, यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो इसमें क्या बताया हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 120 जो है, यहाँ पे पहली चीज तो क्या चीज? मेन एंड वोमेन दोनों को जो अपीयर हुआ है, ठीक है, मतलब दोनों तो नॉर्मल है बट इनका एक बच्चा हुआ है.
और जो बच्चा है वो सिकल सेल एनीमिया से सफर कर रहा है। ओके, सिकल सेल एनीमिया जो है इसे सफर कर रहा है। ओके, मेरे वॉइस का कितने लोगों के साथ प्रॉब्लम है बेटा? मेरे साइड से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। रिस्पॉन्स करेंगे, वॉइस का प्रॉब्लम है क्या किसी को? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बेटा मेरे साइड से कुछ भी इशू नहीं है, मैंने हाई स्पीड नेटवर्क का अरेंजमेंट कर लिया हूं अभी। बीच में जो प्रॉब्लम आ रहा था ना, तो मैंने नेटवर्क को ही स्विच कर लिया, चेंज कर लिया। ओके, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और मेरे पास 2 से 3 डिफरेंट टाइप के नेटवर्क है। यदि एक नेटवर्क प्रॉब्लम करेगा तो दूसरे नेटवर्क यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, हाँ, तो मेरे साइड से प्रॉब्लम नहीं है, रिज्वाइन कर लो। तो यहाँ पे देखिए बेटा, अभी हम लोग जो कंसेप्ट समझ रहे हैं उस पर फोकस करते हैं वंस अगेन। ओके, तो सबसे पहले तो बेटा यहाँ पे क्या बोला है बेटा? मेन और वोमेन है, मतलब सपोज एक मेल और दूसरी एक फीमेल है। ठीक है, ये है तो नॉर्मल, बट इनका जो बच्चा हुआ उसको हो गया क्या चीज बेटा? सिकल सेल एनीमिया। तो ये सिकल सेल एनीमिया से अफेक्टेड हो गया। फीमेल भी नॉर्मल थी, ओके, और मेल भी नॉर्मल था। अब देखिए, हम पेडिग्री में जाए तो मेल को स्क्वायर से और फीमेल को सर्कल से रिप्रेजेंट करते, ठीक है, नॉर्मल थी। लेकिन इनका जो बच्चा हुआ उसको क्या हुआ बेटा? सिकल सेल हो गई। ठीक, अब यहाँ पे ये जो सिकल सेल एनीमिया है वो कैसा बेटा? ऑटोजोमल डिसऑर्डर है। और ऑटोजोमल डिसऑर्डर है तो ऑटोजोम में भी कैसा? रिसेसिव है। ध्यान से समझो, कंसेप्ट समझ लो पहले। कंसेप्ट समझा तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से बनेंगी। ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो ऑब्वियसली जब भी इस तरह से ये क्वेश्चन आएगा और जब आपको कहा जाएगा कि ऑटोजोमल रिसेसिव, तो ऑटोजोमल रिसेसिव में बेटा हमेशा याद रखना, यदि पेरेंट्स को नॉर्मल बताया जा रहा है, ठीक है, तो जब तक के बेटा 2 जीन एक्सप्रेस नहीं करेंगे, मतलब जब तक 2 जीन स्मॉल ए और स्मॉल ए वाला एक्सप्रेस नहीं होगा, तब तक के वो डिसीज अफेक्टेड नहीं होंगी। तो ये स्मॉल ए और स्मॉल ए, ऑब्वियसली एक स्मॉल ए फादर से आया है और एक स्मॉल ए मदर से आया है, लेकिन दोनों भी नॉर्मल थे। तो दोनों भी नॉर्मल कब रहेंगे बेटा? तो दोनों के नॉर्मल होने का कंडीशन, कैपिटल ए का जीन इनके पास प्रेजेंट है, मींस दोनों भी हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो दोनों की हेटेरोजाइगस कंडीशन रहेंगी तो ये नॉर्मल रहेंगे, और उनका होने वाला जो बच्चा है वो डिसीज से अफेक्टेड रहेगा, मींस रिसेसिव है। मींस फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हुए हमें इतना कंसेप्ट समझ में आ गया। आया क्या बेटा सभी लोगों को इतना स्टेटमेंट क्या बोला ये? ओके, ऑटोजोमल रिसेसिव मींस बच्चा अफेक्टेड है, तो पेरेंट्स जब नॉर्मल होने की कंडीशन क्या है, तो दोनों भी हेटेरोजाइगस होंगे। ओके, हाँ, पेरेंट्स कैरियर होंगे ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग XX और XY नहीं समझ रहे बेटा, ये ऑटोजोमल डिसऑर्डर है। तो ऑटोजोमल डिसऑर्डर को X और Y से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे हम, यहाँ पे इसको समझने के लिए कैपिटल ए और स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, एक्स के टर्म में नहीं आएगा ईश्वरी, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, ऑटोजोमल डिसऑर्डर है ना, तो XX XY नहीं आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, यदि वोमेन अगेन प्रेग्नेंट होती, यहाँ पे क्या बोला? एक बच्चा है उसको जो कि सिकल सेल अफेक्टेड है, तो हमको इससे बेटा एक बच्चे का और उसके पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या है वो पता चल गया। अब यदि मान लो वो जो वोमेन है वो प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, अब प्रेग्नेंट होने के बाद अब यहाँ पे वो ये कहती है कि वो कैरी कर रही है क्या चीज? फ्रेटर्नल ट्विंस। अब यहाँ पे हम लोगों को फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होता है वो समझना पड़ेगा सबसे पहले, समझे? वेरी गुड बेटा कलश। फ्रेटर्नल ट्विंस मींस क्या होता है? डाइजाइगोटिक ट्विंस। ओके, वेरी गुड। तो चलो एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा स्लाइड शेयर करके आप लोगों को फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होता है वो बता देता हूं। ओके, तो देखिए बेटा 2 टाइप्स के ट्विंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है ना हमारा? हाँ, तो एक तो बेटा फ्रेटर्नल ट्विंस जो है वो होता है डायजाइगोटिक ट्विंस,
आइडेंटिकल ट्विंस जो होता है उसे कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, आइडेंटिकल मतलब मैंने आप लोगों को वैसे भी किस टाइम पे जब रिप्रोडक्शन पढ़ाया था उस टाइम पे ये पॉइंट्स क्लियर करवाया था। देखिए जब एक फर्टिलाइज एग है, एग या फिर ओवम जब स्प्लिट होता है, ठीक है, ये एग जो फर्टिलाइज हो गया है यदि स्प्लिट होकर के टू बेबीज में डेवलप हो रहा है और उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली सेम होगा तो ये क्या कहलाएगा बेटा, आइडेंटिकल ट्विंस मींस मोनोजाइगोटिक, सिंगल जाइगोट से ही यहां पे क्या हुआ बेटा, टू बेबीज बने। ठीक है, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट डायजाइगोटिक की हम बात करते हैं तो यहाँ पे बेटा टू एग आएंगे और टू एग जब फर्टिलाइज होते हैं टू स्पर्म से तो ऑब्वियसली टू जाइगोट्स बनेंगे और टू जाइगोट्स से बेटा जब प्रोड्यूस करता है जेनेटिकली यूनिक चिल्ड्रंस। ठीक है, तो ये जो है ये कहलाएगा क्या चीज, फ्रेटर्नल ट्विंस। तो अब मुझे बताओ यदि इसके पहले जो बच्चा था, ठीक है, इसके पहले वाला जो बच्चा था वो सिकल सेल से अफेक्टेड था, ध्यान से समझना बेटा, क्वेश्चन पे वापस आ रहे हैं हम लोग। इसके पहले वाला जो बच्चा था वो क्या था बेटा, डिसीज से अफेक्टेड था, मतलब पेरेंट्स का जो जीनोटाइप है कैपिटल ए स्मॉल ए, जिसकी वजह से उसका बच्चा जो हुआ स्मॉल ए ये रिसेसिव कैरेक्टर्स की वजह से अफेक्टेड है। तो अभी यहाँ पे इसके दो नए बच्चे होने वाले हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो जब ये दोनों भी ट्विंस होंगे तो इसमें कितना प्रोबेबिलिटी आएगा बेटा कि वो अफेक्टेड रहे। तो एक काम करते हैं, प्रोबेबिलिटी को समझेंगे पहले। तो प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए बेटा जब इसका हम क्रॉस करेंगे तो इसमें से बेटा अफेक्टेड आने का कितना प्रोबेबिलिटी है बताओ, बताएंगे, चेकर बोर्ड लगा लेते हैं। देखो कभी भी चेकर बोर्ड की हेल्प से समझो, बहुत आसानी से क्लियर होगा। ठीक है, चेकर बोर्ड में ये नॉर्मल हो गया, कैपिटल ए स्मॉल ए ये भी नॉर्मल हो गया, ये भी नॉर्मल हो गया, ये अफेक्टेड हो गया, मतलब 1/4, 4 में से एक प्रोबेबिलिटी आएंगी। ओके, तो 4 में से एक प्रोबेबिलिटी इसकी भी है और 4 में से एक प्रोबेबिलिटी जो है इसका भी आएगा। समझ में आ रहा है? तो दोनों की यदि टोटल एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 1/16 आता है, क्योंकि यहां पे दो बच्चे होने वाले और दोनों में कितना परसेंट का प्रोबेबिलिटी है तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 मीन्स इसका जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो आएगा 1/16। ओके, वापस से क्वेश्चन पे आते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो अभी इस क्वेश्चन को देखो, अभी पढ़ो बेटा। मेन और वोमेन दोनों अपीयर है बेटा नॉर्मल, बड़ बच्चा हुआ है सिकल सेल वाला, ठीक है, जो कि एक ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट्स है। ये कभी कभी एग्जाम में दिया जाता है बेटा कि सिकल सेल एनीमिया ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट्स है, समझ गए, कभी कभी ये नहीं दिया जाता है या फिर कभी कभी ये डिसीज का नाम बदल देंगे तो यहाँ पे आपको कुछ और जो है उसका एक्सप्रेशन बता सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना, समझे क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है। कभी कभी यहाँ पे इमेजिन वर्ड दे देंगे और कोई डोमिनेंट ट्रेट को रिसेसिव बता देंगे, या फिर इमेजिन वर्ड दे देंगे और सिकल सेल को ही डोमिनेंट बता देंगे। तो वहां पे अपना ही अकल नहीं लगाना। क्वेश्चन ने जब बोला सिकल सेल को डोमिनेंट तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ही आपको आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे इमेजिन वर्ड आपके लिए टर्म यूज कर दिया है। ठीक है, फिर आगे जब यहाँ पे इसकी यदि डायजोगोटिक ट्विंस यदि आएंगे तो कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी होगा कपल्स में सिकल सेल एनीमिया होने का, तो यहाँ पे आता है बेटा 1/16। क्लियर हुआ? किसी को डाउट है इसमें, कुछ पूछना है किसी को? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। मोनोजाइगोटिक आएगा तो बेटा 1/4 ही आएगा, क्योंकि दोनों भी वहां पे दो अलग स्पर्म है, दो अलग एग हैं। ठीक है, उसमें पहली चीज तो उसके हेटेरोजाइगस होने का प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा।
फिर उसके बाद फिर उसका कैलकुलेशन आएगा, 1/2 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, 1/16 भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगी क्वेश्चन किस कंडीशन में पूछा है, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिया जाएगा आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 121, ब्लड ग्रुप यदि फादर का ए है मदर का बी है, बच्चे का क्या होगा बताओ। सिंपल है, जानते हो आप लोग बहुत अच्छे से। ठीक है, यदि ब्लड ग्रुप की बात करें तो हमको ब्लड ग्रुप ए है, उसने ये नहीं बोला कौन सा है, बी है उसने ये नहीं बोला कौन सा है, तो जीनोटाइप हम IA IO और IBIO निकालेंगे। तो बेटा जब ए वाला इस ओ से क्रॉस करेगा तो ब्लड ग्रुप ए आएगा, यदि ए वाला इस बी से क्रॉस करेगा तो ब्लड ग्रुप ए बी आएगा, यदि बी वाला यदि हम देखें तो ये ओ से क्रॉस करता है तो ब्लड ग्रुप बी आएगा, और ये आखिरी के ओ वाले एक दूसरे से क्रॉस करते तो ब्लड ग्रुप ओ आएगा, मतलब सारे के सारे आएंगे, ए बी और ओ, मीन्स ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो सिकल सेल एनीमिया कॉज्ड बाय, तो सिकल सेल एनीमिया की यदि हम बात करें तो सिकल सेल एनीमिया जो होता है, क्या होता है सिकल सेल एनीमिया, अल्फा चेन या बीटा चेन, कौन से नंबर का क्रोमोसोम है और कौन सा म्यूटेशन होता है, कौन सा बेस किससे रिप्लेस होता है, सारा आंसर दो बेटा। आंसर मुझे ऑप्शन नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या आएंगे, मैंने जो क्वेश्चन पूछा हूँ वो चाहिए मुझे। यार फिर से आप वही ऑप्शन बता रहे, क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं चाहिए मुझे, मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन रिपीट करो। वाह, सिकल सेल एनीमिया को डिफाइन करो बोला मैंने। कलर्स बेटा, क्रोमोसोम 11 जो है बीटा चेन, ये हम लोगों ने थैलेसेमिया में पढ़े। हाँ वेरी गुड बेटा, वैष्णवी नरद का आंसर आया है, अनिकेत का भी आंसर आया है। हाँ यहाँ पे देखिए बेटा, बीटा चेन पे क्रोमोसोम नंबर 6 पे जो होता है बेटा GUG होता है कि GAG होता है, जो किससे रिप्लेस हो रहा है, GAG से या GUG से, ऐसे ही आएगा, GAG का GUG होगा या GUG का GAG होगा, जल्दी बताओ। पहले ए आता है ना, तो क्या होगा बेटा, GAG जो है ये रिप्लेस होता है GUG में, मीन्स ग्लूटामाइन किस में कन्वर्ट होगा, वैलिन में। कौन सा नंबर है, क्रोमोसोम नंबर 6, नॉर्मल आरबीसी ऐसा था ओवल शेप में, अभी क्या होगा आरबीसी सिकल शेप में हो जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ पे, पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन मींस यहाँ पे GAG रिप्लेस हो रहा है GUG में, तो सिर्फ एक बेस जो है ये चेंज हो जा रहा है, तो इसको पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं, जो हीमोग्लोबिन जीन पे अफेक्ट कर रहा है। ऐसे ही है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेंडल ने बेटा यूनिट ऑफ फैक्टर बताया जो पेयर एग्जिस्ट होता है डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप में। द यूनिट फैक्टर जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग देखे तो क्या होता है, एलिल्स होता है। ओके, क्या होता है, एलिल्स। अब जीन्स इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि जीन्स का अल्टरनेटिव फॉर्म एलिल्स है। ठीक है, जो फैक्टर पेयर में पूछा है इसलिए हम वहां पे एलिल्स कहेंगे। ओके कलर्स बेटा कुछ पूछना चाह रहे हो, सिकल सेल 11 क्रोमोसोम पे नहीं होता बेटा, थैलेसेमिया जिसमें 2 अल्फा 2 बीटा चेन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा अल्फा चेन और बीटा चेन देखे तो बीटा चेन जो है बेटा क्रोमोसोम नंबर 11 पे और अल्फा चेन क्रोमोसोम नंबर 16 पर लाई करते हैं जीन जो लोकेटेड होते हैं। थैलेसेमिया आएगा, सिकल सेल एनीमिया नहीं आता है। ओके कंफ्यूज हो गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, यहां तक के क्लियर है बेटा, जिसके जहां डाउट आएंगे पूछते जाएंगे। ओके, मेल ऑफस्प्रिंग्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कपल हैव द हाईएस्ट चांस ऑफ हीमोफीलिया, क्या आएगा इसमें बेटा हाईएस्ट चांस ऑफ हीमोफीलिया का, बताएंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे मुझे।
यार आप डायरेक्ट आंसर देते हो। चलो ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, मेल ऑफस्प्रिंग्स कपल हाईएस्ट चांस ऑफ हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया का बेटा हाईएस्ट चांस कब बनेगा? तो हीमोफीलिया का बेटा हाईएस्ट चांस की यदि हम बात करें तो सिंपल है बेटा, क्या चीज, यदि मदर हीमोफिलिक होती है, और हीमोफिलिक मदर मतलब दोनों भी जो एक्स हैं वो हीमोफीलिया से लाई करेंगे। और क्या बोला यहाँ पे, हाईएस्ट चांस, यदि फादर मान लो नॉर्मल भी रहता है, एक्स नॉर्मल वाई, और इनके बीच में यदि क्रॉस होता है तो बेटे ये वाला जो जीन है ये जब इधर जाएगा तो कैरियर या फिर हीमोफीलिया की कंडीशन को बताएगा। कैरियर मदर यदि देखें हम तो ये वाला ऑप्शन इसलिए नहीं आता क्योंकि बेटा उसमें एक प्रोजेनी जो रहेंगी वो नॉर्मल आ जाएगी। नॉर्मल मदर या नॉर्मल कैरियर मदर यहाँ आता है या नॉन कैरियर मदर आती है, तो मदर का बेटा अच्छा होना इस बात का प्रमाण है कि उसका बच्चा अच्छा रहेगा, ठीक है। और मदर यदि डिफेक्ट निकली तो बच्चे के साथ प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है, क्योंकि मेल में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है। ओके, तो जो बॉय बनेगा वो अफेक्टेड ही बनेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया वैष्णवी, खड़ से, गुड गुड बेटा दिव्या। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं बेटा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे अभी। हाँ, डी आंसर आएगा ना बेटा ईश्वरी, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। दोनों पेरेंट्स हीमोफिलिक रहे तो बच्चा हीमोफीलिया होना ही है उसको। ओके जानवी, चलो कितने लोग हैं बेटा, 300 के आसपास आए इस बार, मैंने वैसे देखा तो हूँ। दिव्या रेवतकर का नाम दिखा मुझे, मयूरी का नाम दिखा बेटा, दोनों ने अच्छा किया, काफी अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, ठीक है। और कौन है बेटा उस रेंज में, लेकिन बेटा फाइनल टोटल स्कोर जो है कम हो गया आपका, ठीक है, वो उसको भी बढ़ाओ थोड़ा। ओके, दिव्या मयूरी, दिव्या तो है क्लास में भी, थोड़ी देर पहले दिखी थी मुझे। मयूरी बेटा है क्या क्लास में? हूँ मयूरी, हाँ गुड बेटा मयूरी। चलो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ बेटा बाकी लोग भी इसी तरह से आगे अच्छा करेंगे। हाँ, तो देखिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखना है अभी हमें, 125 हो गया क्या, नहीं हुआ है ना। हाँ, तो देखिए यदि कंप्लीट लिंकेज है, क्या चीज कंप्लीट लिंकेज, समझो कंप्लीट लिंकेज की बात जब आती है तो यदि कोई क्रोमोसोम पे जीन बिल्कुल बहुत पास में है तो कितना भी मियोसिस हो जाए इसको यहां से अलग नहीं किया जा सकता, है ना। और जब इसका क्रॉसिंग ओवर हो या मियोसिस हो या कुछ भी हो, जब आने वाली जनरेशन रहेगी तो वो जनरेशन उसी के समान रहेंगी जैसा उसका पेरेंट्स था। लेकिन यदि ये जीन्स बहुत दूर दूर प्रेजेंट है तो नई जनरेशन में कुछ ना कुछ वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। तो जीन जब दूर रहेंगे तब तो ये इनकम्प्लीट लिंकेज को बताता है, लेकिन क्वेश्चन में ही उसने बता दिया कंप्लीट लिंकेज, तो इस टाइम पे बेटा पेरेंटल टाइप कॉम्बिनेशन ही मिलेंगे। तो इसका जो आंसर है वो आएगा डी, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम सिमिलर, इजी है, ठीक है। गैमेट्स कभी भी हाइब्रिड नहीं होते हैं, इस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, तो इस स्टेटमेंट को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, ये भी आप लोगों से बहुत आसानी से बन गया होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 127। अब 127 पे यदि आए हम तो यहाँ पे बेटा क्रॉस बताया हुआ है, क्या बोला बेटा, एक प्लांट है रेड कलर का, ठीक है, कैपिटल आर, ये फ्रूट डोमिनेंट है बेटा व्हाइट फ्रूट पे जो कि स्मॉल आर है। एक टालनेस का जो एलिल बताया कैपिटल टी, ये डोमिनेंट है, ड्वार्फनेस मींस स्मॉल टी। तो प्लांट का जीनोटाइप उसने दिया है, तो प्लांट का जो जीनोटाइप यहाँ पे बताया है, क्या बताया बेटा प्लांट का जीनोटाइप, यही साइड में देखते हैं हम लोग। तो प्लांट का जीनोटाइप है पहली चीज तो कैपिटल आर, फिर उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस हो रहा है किसके साथ, स्मॉल आर
स्मॉल टी के साथ। ओके, तो परसेंटेज बताना है बेटा टॉल प्लांट विथ रेड फ्रूट। ओके, तो यहां पे ये जो हो गया बेटा पहला, ये हो गया बेटा रेड प्लस टॉल, और दूसरा वाला जो है यहां पे ये क्या हो गया बेटा, रिसेसिव कैरेक्टर ले रहा है ये, और रिसेसिव कैरेक्टर मींस क्या हो गया बताएंगे, ड्वार्फ और वाइट। तो सबसे पहले यहां से जो गैमेट्स बनेंगे वो तो एक ही बनेगा, स्मॉल आर और स्मॉल टी, ये गैमेट रहेगा। बट यहां पे जो गैमेट रहेंगे बताओ कितने टाइप के गैमेट्स आएंगे यहां पर, कितने टाइप के गैमेट्स यहां पर बनेंगे बताएंगे, 2 टाइप के गैमेट्स बनेंगे। ओके, वेरी गुड, सिंपल फॉर्मूला लगाओ ना, हेट्रोजाइगस कितने हैं बेटा यहाँ पे, 1 है, 2 की पावर n, तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 1, मीन्स यहाँ पे दो गैमेट्स नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे 2 टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं। अब 2 टाइप के गैमेट्स बनेंगे तो कैसे बनेंगे, एक कैपिटल आर कैपिटल टी बनेगा और एक कैपिटल आर स्मॉल टी बनेगा। तो ये ऐसे 2 टाइप के गैमेट्स यहाँ पे बन गए बेटा, 2 टाइप के गैमेट्स। हाँ वेरी गुड, अब ऐसे ये जो गैमेट्स बन गए तो अब इसका यहाँ पे हमको क्रॉस करना है। ठीक है, थोड़ी जगह बना लेते हैं यहाँ पर हम लोग, अरे यार ज्यादा ही हो गया। हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे जो क्रॉस लगाएंगे तो इसमें पहली चीज तो क्या चीज, कितने कॉम्बिनेशन आएंगे बताओ, 3 या 4, दो आएंगे। वेरी गुड, कैसे आएगा, कैपिटल आर और कैपिटल टी का स्मॉल आर स्मॉल टी से होगा, तो क्या आएगा बेटा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर जब इसका क्रॉस होगा तो कैपिटल आर स्मॉल टी, कितने आए बेटा, एक आ रहा है ऊपर वाला ये वाला, ये कैसा आ रहा है बेटा, रेड टॉल, ये वाला जो आ रहा है ये कैसा आ रहा है, रेड के साथ ड्वार्फ कैरेक्टर आ रहा है, कैसा आ रहा है बेटा, रेड ड्वार्फ। और क्वेश्चन में हमें जो पूछा है, क्या पूछा देखते हैं, व्हाट विल बी द परसेंटेज टॉल प्लांट विथ रेड, यही वाला। तो बेटा यहाँ पे 2 है, 2 में से एक टॉल विथ रेड आ रहा है, मींस आंसर इसका जो रहेगा वो क्या रहेगा, 50% रहेगा, है ना, इजी, ऐसा सॉल्व करना है। ठीक है, वैसे सॉल्व कर लिए होंगे आप लोग वैसे भी बहुत अच्छा पढ़ रहे हो और अच्छा कर रहे हो, तो सॉल्व तो आसानी से हो गया होगा, किसी के साथ प्रॉब्लम आई होंगी तो मैंने भी आपको समझा दिया। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसी में मैं आपसे अगेन एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, जब गैमेट्स बनाने की बात आई है ना, तो गैमेट्स को लेके मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, क्वेश्चन जो है ध्यान से समझना जो मैं पूछ रहा हूँ, और वो उसका आंसर भी देना। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई है। ठीक है, तो व्हाट टाइप ऑफ गैमेट यहाँ पे फॉर्म होंगे वो बताना है। ऑप्शन ए जो यहाँ पे आता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये एक जीनोटाइप हो गया। दूसरा आपको बताना है कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, अगेन स्मॉल आर स्मॉल वाई। थर्ड आपको अगेन एक और दे रहा हूं मैं जीनोटाइप, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अगेन एक और दे रहा हूं मैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। चलो बताओ बेटा, कौन सा आंसर आएगा। गुड, चलो बहुत से लोग आंसर दिए। वैष्णवी खड़ से बेटा चेक करो अगेन एक बार, अनिकेत आप भी चेक करो।
दिव्या, वेरी गुड। तो कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा दिव्या? रेबतकर, गुड बेटा। कलश, ओके गुड। ईश्वरी, चलो सभी लोग सही दे रहे बेटा, हाँ बढ़िया बेटा। मृणाली बेटा चेक करो अगेन एक बार। कोई बात नहीं बेटा कल्याणी, नेटवर्क कनेक्शन चला गया था। स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है ना आपके पास? यहाँ पे देखिए मैंने एक ये जीनोटाइप दिया है, इस जीनोटाइप के 4 कॉम्बिनेशंस बताया। तो ये जो जीनोटाइप है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कितने गैमेट्स बनाएगा? सभी लोग आंसर देंगे बेटा, कितने गैमेट्स बनाएगा ये? अनिकेत सही हो आप। डिम्पल क्या कर रहे हो बेटा? देखो दो टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे, एक तो कितने गैमेट्स बन रहे हैं और कितने टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं। कंफ्यूज हो जाओगे बेटा यहाँ पर। 2 की पावर n वाला फॉर्मूला जो है वो कितने गैमेट पे नहीं आता बेटा। 2 की पावर n वाला जो फॉर्मूला है कितने टाइप के गैमेट्स पे आता है। तो यहाँ पे यदि आपको ये क्वेश्चन मिला है और 2 की पावर n मिल रही है तो 2 की पावर कितनी होंगी? 1 आएगा। 1 आएगा तो कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे? 2 टाइप के गैमेट्स बनेंगे। या कितने बन रहे हैं ऐसा नहीं आएगा ना, गैमेट्स तो 4 बन रहे हैं लेकिन टाइप्स ऑफ गैमेट, समझे? गैमेट्स तो 4 बन सकते हैं ना। तो देखो बेटा पहले से तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दो सेम टाइप के एलिल्स कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, रूल नंबर 1। तो ऑप्शन 3 तो रिजेक्ट होता है। समझ में आ गया पहली चीज। उसके बाद देखिए स्मॉल आर और स्मॉल वाई, तो यहाँ पे स्मॉल वाई दिया ही नहीं है, यहाँ पे स्मॉल वाई दिया ही नहीं है, तो ये तीनों भी ऑप्शन रिजेक्ट हो जा रहे हैं। तो 2 टाइप के गैमेट है और 4 गैमेट बनेंगे, हाँ ऐसा आएगा। उसके अकॉर्डिंग इसका 4th ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। समझे? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वॉइस नहीं आ रहा क्या मेरा? हेलो, वॉइस आ रहा है या नहीं आ रहा है? मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी तरफ प्रॉब्लम है क्या? देखो ऑल क्लियर है, आ रहा है बेटा। रिज्वाइन कर लो बेटा। बेटा प्रॉब्लम नहीं हो सकती वॉइस की, मैं कॉन्फिडेंट हूं इस चीज को लेकर के। ओके, हाँ चलो। तो अभी देखिए आगे का नेक्स्ट पोर्शन जो हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 128। ग्रेन कलर इन व्हीट, ये डिटरमाइन हो रहा है बेटा बाय 3 पेयर ऑफ पॉलीजिन्स। ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देखना अब हमको यहाँ पर, जिसमें बेटा जो जीनोटाइप बताया है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये हो गया एक। ओके, फिर इसके बाद क्या बोला है? इसका क्रॉस जो हो रहा है स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी से। तो इन F2 जनरेशन what proportion of progeny likely to resemble either parents? और यहां पे सिंपल कर दिया कंफ्यूज, पेरेंट्स बोला है बेटा। तो यहां पे तो होगा बेटा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे बेटा इसमें? जल्दी से बताओ पहले तो, कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे ये बताओ। वेरी गुड, कितने? 8 टाइप के गैमेट्स बनेंगे। कितना कॉम्बिनेशन आएगा इसमें? इसमें जो कॉम्बिनेशन आएगा कितना आएगा? 64 कॉम्बिनेशन आएगा। बहुत बढ़िया। अब ये जो 64 कॉम्बिनेशन जो आएगा उसमें पेरेंटल टाइप मतलब कौन सा? ये कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल सी, ये जो है ये 64 में से कितने आएंगे ये बताओ।
दो ही रहेंगे कि एक रहेगा? एक रिसेसिव वाला और एक डोमिनेंट वाला। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब मुझे बताओ बेटा, ये जो कॉम्बिनेशन है 64 जो बन रहा है, इसमें एक ये वाला और एक ये वाला, मतलब सिर्फ 2 आ रहे हैं इस 64 में से। तो 64 में से ओनली 2 आएंगे, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा बताओ? 3.12 के आसपास आता है, जो 5% से लेस होता है। समझे? इसको हमको रेशियो में भी देखना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आ रहा है? 3.12 आएगा, जो किससे लेस है बेटा? 5% से लेस है। तो ये क्वेश्चंस में थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बट दिमाग थोड़ा अलग अलग तरीके से लगाना था। तो ऐसे सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को। इजी है, समझ में आ गया? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 129 पे आते हैं अभी हम। तो क्वेश्चन नंबर 129 में यहाँ पे क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फीचर्स इज अ गुड एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? ये तो बेटा याद रखने वाला है। ह्यूमन की हाइट और स्किन कलर जो है बेटा, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि हाइट कह लो या स्किन कलर, इसके लिए बहुत सारे जीन इन्वॉल्व होते हैं जो इस ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। एबीओ बेटा मल्टीपल एलिलिज्म में आता है। ह्यूमन आई तो आता है इसमें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, बट सिकल सेल एनीमिया जो है ये प्लियोट्रॉपी में आता है, पढ़े हम लोगों ने। ठीक है, हेयर का पिगमेंट जो है माउस, एंड टंग का रोलिंग, टंग की जो रोलिंग है बेटा वो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में आता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से यहां पे आपको याद रखना है। एबीओ ब्लड ग्रुप, ये कोडोमिनेंट है क्या? नहीं, ये मल्टीपल एलिलिज्म, लेकिन मीराबिलिस जलापा जो है ये एग्जांपल हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंट का। पॉलीजेनिक मींस जब बहुत सारे जीन कंट्रोल करते हैं एक कैरेक्टर को। एक कैरेक्टर जैसे हाइट, किसी की हाइट छोटी है तो उसमें जीन ए काम कर रहा है, किसी की हाइट बड़ी है तो उसका जीन बी है। तो ऐसे अलग अलग जीन मिलके सिर्फ एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, वो कहलाएगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्वेश्चन नंबर 130, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया है किस पर किया है? गार्डन पी पे किया है। तो गार्डन पी पे जो एक्सपेरिमेंट किया है, राउंड सीड जो है कैपिटल आर आर, ये डोमिनेंट है। किस पर डोमिनेंट है बेटा? रिंकल सीड पे स्मॉल आर पर। और कॉटिलिडन्स जो है बेटा कैपिटल वाई, ये डोमिनेंट है स्मॉल वाई पे। तो कॉटिलिडन्स जो है वो कैसे है बेटा? येलो कॉटिलिडन्स, जो कि ग्रीन पर डोमिनेंट है। F2 जनरेशन आएगा जब इनका क्रॉस हो रहा है। ठीक है, तो जब इनका क्रॉस होगा तो अब मुझे ये बताइए कि क्या मिलेगा F2 जनरेशन में? तो F2 जनरेशन में राउंड सीड, येलो कोटिलिडन्स, रिंकल सीड और ग्रीन कोटिलिडन्स मिलेंगे। क्योंकि देखिए इसमें और भी ऑप्शंस दे रहा है। क्या सिर्फ ओनली रिंकल सीड विथ ग्रीन कोटिलिडन मिला क्या? तो यहाँ पे उसने जो ओनली वर्ड यूज किया ये गलत कर दिया। तो बेटा ये ओनली जो उसने सिर्फ यहीं पे यूज नहीं किया, इसके अलावा यहाँ पे बाकी के जो ऑप्शंस हैं वहां पर भी उसने ओनली वर्ड यूज कर दिया। तो ये ओनली वर्ड यूज होने की वजह से बेटा तीनों भी ऑप्शन रिजेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे दिमाग लगाना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर देना है। ठीक है, क्योंकि राउंड सीड भी आता है, येलो कोटिलिडन्स भी आता है, रिंकल भी आता है, ग्रीन कोटिलिडन्स भी आता है। ओके, नेक्स्ट आता है टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस जो है बेटा इन्वॉल्व। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हुआ। ठीक है, टेस्ट क्रॉस जो है किस चीज में इन्वॉल्व होता है? ठीक है, या फिर क्या होता है? तो टेस्ट क्रॉस में तो हम जानते हैं बेटा कि जो F1 हाइब्रिड है, ठीक है, ये एक पेरेंट है और ये, तो जो रिसेसिव पेरेंट्स होता है उसके साथ क्रॉस लगा दो। समझ गए? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टेस्ट क्रॉस। ओके, चलो टेस्ट क्रॉस को लेकर के मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको बताना है। एक क्वेश्चन ऐसा है बेटा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ब्लैक हाइब्रिड माउस है, इसका क्रॉस हो रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, उसका मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। व्हाइट कलर ले लेते हैं, 1 मिनट।
क्वेश्चन ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा, ध्यान से सुनना। 130 फिर से डिस्कनेक्ट हो गया था, 130 बताना है, ठीक है। वापस आता हूँ थोड़ी देर बाद कलश, ठीक है। 130 समझा देता हूँ, पहले आप एक क्वेश्चन सुन लो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक बेटा ब्लैक हाइब्रिड माउस है, यहां पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्या चीज, एक ब्लैक हाइब्रिड माउस है, माउस मतलब चूहा, ठीक है। तो एक ब्लैक हाइब्रिड माउस है, इसका क्रॉस हुआ, तो क्रॉस जो हुआ इसका प्योर ब्राउन माउस के साथ हुआ, ओके। ब्लैक हाइब्रिड माउस का प्योर ब्राउन माउस के साथ क्रॉस हुआ है, ओके। तो इसने बेटा जो प्रोड्यूस किया, तो इसके प्रोडक्शन से टोटल 24 इनके बच्चे हुए। तो अब यहां पे मैं आपको जो 4 ऑप्शंस दे रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना। क्वेश्चन समझ में आ गया ना बेटा? हेलो, हाँ। तो ये चाहो तो आप नोट करके रखो जो मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं, क्योंकि मैं स्टेटमेंट अब यहां लिख नहीं पाऊंगा, स्टेटमेंट बहुत बड़ा है, 4 पॉइंट लिखना है आप लोगों को, ठीक है। ब्लैक हाइब्रिड माउस का प्योर ब्राउन माउस के साथ क्रॉस हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, क्या इनमें से 13 ब्लैक मेल एंड 11 ब्लैक फीमेल आएंगे? फर्स्ट ऑप्शन नोट करके रख लो, 13 ब्लैक मेल एंड 11 ब्लैक फीमेल आएंगी। सेकेंड ऑप्शन, क्या 11 ब्राउन मेल एंड 13 ब्राउन फीमेल आएगा? थर्ड ऑप्शन है, क्या इनमें 8 ब्लैक मेल 10 ब्लैक फीमेल 3 ब्राउन मेल और 3 ब्राउन फीमेल आएंगी? और लास्ट में ऑप्शन है, इसलिए मैंने कहा था कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए पहले ध्यान देना, लिखना है आपको, ये लिखोगे नहीं तो नहीं सॉल्व होगा। ऑप्शन 1 जो है 13 ब्लैक मेल एंड 11 ब्लैक फीमेल, हाँ। ऑप्शन बी है 11 ब्राउन मेल एंड 13 ब्राउन फीमेल। ऑप्शन सी है 8 ब्लैक मेल 10 ब्लैक फीमेल 3 ब्राउन मेल 3 ब्राउन फीमेल। ऑप्शन डी है 5 ब्लैक मेल 6 ब्राउन मेल 7 ब्लैक फीमेल 6 ब्राउन फीमेल। चलो बताओ आंसर। कल्याणी, साइली, साहिल, 2 लोगों के आंसर आ गए हैं, तृप्ति, अनिकेत। चलो, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को, ओके। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि हमको टेस्ट क्रॉस पूछा है, और टेस्ट क्रॉस के अकॉर्डिंग मेल और फीमेल और कलर जो कॉम्बिनेशन है वो दोनों को देखते हुए उसका हमको आंसर यहाँ पे लेना था, ओके। ब्राउन मेल और ब्राउन फीमेल में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है बेटा। क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है ना वो, आपको वहां पे परसेंटेज ऑफ रेशियो कितना है वो आपको फाइंड करना है और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, के बताओ जल्दी से, समझ गया? वेरी गुड। चलो बहुत सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्वेश्चन का ग्रिप यदि आपने समझ लिया तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। चलो तो फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी हम लोग।
ओके, कौन सा क्वेश्चन था? कलर्स आपका कोई पिछला डाउट था वो मैं बता दे रहा हूं। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है आपका 130 शायद डाउट था, तो 130 में देखिए सारे ऑप्शन में ओनली वर्ड यूज कर दिया है, तो कभी भी ओनली नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन डी आ रहा है बेटा। सिंपल यही लॉजिक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब हमने क्रॉस लगाए थे तो सिर्फ ओनली थोड़ी हो रहा था, बाकी भी तो आ रहे थे। समझा बेटा? 131 हो गया। 132 एबीओ ब्लड ग्रुप ह्यूमंस में जो कंट्रोल हो रहा है बेटा 3 जीन्स, IA, IB और I नॉट, और 3 डिफरेंट जो एलील्स है बेटा, तो इसका जीनोटाइप जो है पॉसिबल है। तो कितने फिनोटाइप है? 6 डिफरेंट जीनोटाइप होते हैं, तो फिनोटाइप कितने आएंगे? इसमें तो कुछ समझाने वाला काम ही नहीं है, 4 आता है। ओके चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। 133 पे आते हैं। एक पर्सन बेटा अननोन ब्लड ग्रुप है और एबीओ सिस्टम पे हम देख रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया ड्यू टू एक्सीडेंटल लॉस, हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, कोई वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है कि उसका क्या है, ब्लड टाइप क्या है, ऑनर का भी क्या है, और डोनेशन करना है विदाउट डिले, तो क्या करना पड़ेगा? तो वो यूनिवर्सल डोनर, ब्लड ग्रुप ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, बिना चेक किए कभी भी दे देना। ठीक है, डायरेक्ट, इसमें भी कोई दिमाग नहीं लगाना है। यदि किसी को नहीं समझा तो पूछ लो। 134 देखते हैं। F2 जनरेशन में बेटा जो मेंडेलियन क्रॉस है, इन्होंने जो बताया, जो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो जो है वो सेम है, एज 1:2:1। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कोडोमिनेंट या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंट, लेकिन वो भी क्या चीज आएगी? ठीक है, तो यहां पे बेटा क्या चीज? मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट डोमिनेंट, ऑप्शन ए से ज्यादा करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन जो है बेटा ए करेक्ट हो सकता है, बट ऑप्शन ए में स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो कोडोमिनेंट मोनोहाइब्रिड वाला है या फिर डायहाइब्रिड वाला है, तो इसलिए बेटा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आएगा। तो 134 में भी कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई पर्सन है जिससे कोडोमिनेंट इनकम्प्लीट डोमिनेंट का कंसेप्ट नहीं समझा है? ना समझा हो तो वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, वहां पे जाइए। जो पोस्ट कर चुके हैं वो तो आपको मिल ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसका लिंक भी अवेलेबल है आप लोगों के पास, एक बार देख लीजिए। ठीक है, गुड। 135 टेस्ट क्रॉस जो है हमें क्या बता रहा है बेटा? टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं बेटा हम लोग? जैसे कि आप बगीचे में गए, किसी गार्डन में जाती है, आपको बढ़िया सा रेड फ्लावर दिख रहा है, बट वो रेड फ्लावर होमोजाइगस है या फिर हाइब्रिड वाला, ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? टेस्ट क्रॉस लगाएंगे और उसका जीनोटाइप पता करेंगे कि वो हाइब्रिड है या क्या है। तो टेस्ट क्रॉस जो है बेटा वो किस लिए किया जाता है? हाइब्रिड कैरेक्टर है या प्योर है, उस वैरायटी को डिटरमाइन। गुड बेटा, वैष्णवी नरद, बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 136, एक आइडिया जो कि म्यूटेशन, ठीक है, जो कि फोर्थ इस पे किसने दिया था बेटा? म्यूटेशन जो है बेटा सबसे पहले यहाँ पे एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है हुगो डेवरिस, जिन्होंने बेटा इवनिंग प्राइम रोज, इस प्लांट का साइंटिफिक नेम ओनियोथेरा लेमार्कियाना, ये नेम है बेटा। इवोल्यूशन हम पढ़ेंगे, उसमें और थोड़ी सी बात करेंगे हुगो डेवरिस के बारे में। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले बेटा म्यूटेशन जो है ये बताया था। ठीक है, डार्विन काफी समय तक के स्टडी करते रहे, बहुत कुछ बताया, लेकिन हुगो डेवरिस जो है इन्होंने बेटा फाइनली इस टर्म को डिफाइन किया। क्वेश्चन नंबर 137 पे आते हैं। ओके, 137 पे एक वोमेन है बेटा जिसका नॉर्मल विजन है, बट इसके जो फादर थे वो कलर ब्लाइंड थे, और इसका मैरिज जो हो गया है वो कलर ब्लाइंड मेन के साथ हो गया है। 135 का आंसर क्या बता रहे हैं? आंसर 135 का आंसर बी कैसे होगा? 135 टेस्ट क्रॉस नहीं बेटा, ए ही आएगा, बी नहीं होगा। हाँ, देखिए बेटा क्या बताया, एक वोमेन है, विजन नॉर्मल है, एक वोमेन मतलब XX, विजन नॉर्मल है, बट यहां पे उसने एक चीज बताया कि इसके जो पप्पा थे, ठीक है, इसके जो पप्पा हैं वो कैसे बेटा कलर ब्लाइंड है। अब कलर ब्लाइंड यदि इसके फादर है तो ऑब्वियसली एक जीन इसके पास जो आया होगा XC वाला आया होगा,
और एक जीन जो है बेटा वो नॉर्मल वाला है, तो ये कैरियर हो गई, समझ गए। फिर यहाँ पे इसका जो मैरिज है वो किसके साथ हो गया, एक मेन के साथ जो कलर ब्लाइंड को सफर कर रहा है, तो XCY। इतना समझ में आ गया, ओके। अब आगे यहाँ पे फोर्थ चाइल्ड यदि इस कपल का बॉय है, तो एक काम करते हैं, इस कपल के सारे बच्चे बना लेते हैं। सबसे इजी हमारे लिए यही वाला कंसेप्ट आता है बेटा, XCXN, ठीक है। उसके बाद XCY, चलो बनाओ जल्दी जल्दी। यहाँ पे XC और XC आ जाएगा, XCY आ जाएगा, XCXN, उसके बाद XNY। चौथा बच्चा क्या है जल्दी बताओ। चौथा बच्चा यदि बॉय है, बॉय होने का तो मतलब बॉय की यदि हम बात करें तो बॉय में हम लोग ये वाला जो है ये ले लेंगे। तो इसमें यदि चौथा बच्चा बॉय है तो बॉय होने का, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कलर ब्लाइंड होगा, हो भी सकता है नहीं भी सकता है, ऐसे आएगा ना। वेरी गुड, गुड बेटा, वेरी गुड दिव्या। ठीक, तो यहाँ पे यही बताया है, तो यहाँ पे बेटा सिंपल क्या चीज, मे और मे नॉट बी कलर ब्लाइंड, हाँ 50-50%। बट ऑप्शंस क्या पूछा है, ऑप्शंस में क्या बताया उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है, ओके, ठीक है। किसी ने ग्रैंड क्या बेटा, कल्याणी ग्रैंडफादर का ग्रैंडसन डिफेक्टिव होगा। देखिए बेटा, मैंने ग्रैंडफादर का ग्रैंडसन बताया हुआ एक अलग लॉजिक है, वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, समझ गया कल्याणी, ओके। हमको बेटा क्रॉस लगाना पड़ेगा, उसके बाद उसका जीनोटाइप देखना पड़ेगा, चेकर बोर्ड में लगाओ, बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। मैं देखो शॉर्टकट तरीका भी बता सकता हूँ आपको, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आए वही लॉजिक से मैं समझा रहा हूँ। चलो कल्याणी को समझ में आ गया, दिव्या का तो ऑलरेडी पहले आंसर आ गया था, ईश्वरी का भी आ गया था, अनिकेत, ओके ये भी क्लियर ही है। किसी का डाउट है क्या बेटा, फिर से चैट में भेज दो, सारे चैट ऊपर चले गए, नहीं है तो आगे बढ़े ना, ठीक। 138 पे आते हैं, सिकल सेल एनीमिया किसका एग्जाम्पल है, प्लियोट्रोपी, ओके। सिकल सेल एनीमिया की बात, अब देखो बेटा यहाँ पे एक नया टर्म आ गया है, इपिस्टेसिस, ये हम पढ़ने वाले बेटा आगे वाले लेक्चर्स में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको एक डेफिनेशन बता देता हूँ। इपिस्टेसिस जो है एक ऐसा फिनोमिना है, ये मास्किंग इफेक्ट देता है। मास्किंग इफेक्ट मतलब देखो, ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, ये दो अलग अलग टाइप के एलिल्स है। कैपिटल आर वाला अपना इफेक्ट रेड दे रहा था, स्मॉल आर वाला अपना इफेक्ट व्हाइट दे रहा था, दोनों मिलेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, या तो पिंक आएगा या तो रेड आएगा, समझ गए। लेकिन क्या है, एक जीन है बेटा, ई एक जीन है, तो ये जो ई जो जीन है, ये यदि ये इसकी वजह से यहाँ पे ये जो इफेक्ट जो ओरिजिनल आ रहा था वो नहीं आएगा, उसने उसके इफेक्ट को मास्क कर दिया, तो मास्किंग की वजह से जो ओरिजिनल फिनोटाइप है वो ना आकर के कोई और फिनोटाइप आएगा, तो उसे कहते हैं इपिस्टेसिस। समझा क्या बेटा इपिस्टेसिस क्या होता है, बाकी तीनों डेफिनेशन तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, कल्याणी का डाउट क्लियर कर दे रहा हूं। देखिए बेटा यहाँ पे जो आपका डाउट जो लॉजिक आपका आ रहा हाफ मून वाला, वो भी बता दे रहा हूं। देखिए बेटा कोडोमिनेंट में क्या होता है, कोडोमिनेंट में जब ए वाला बी वाला दोनों टकराते हैं और दोनों भी अपने एक्सप्रेशन देते हैं ए बी, तो उसे कोडोमिनेंट कहते हैं, समझ गए। प्लियोट्रॉपी में देखिए ओरिजिनल फिनोटाइप इसका ये है, लेकिन ये आरबीसी आरबीसी ना रह करके वो सिकल सेप हो गई है, ठीक है। तो एक ही जीन है, बट ये वाले और ये वाले दोनों को ही कंट्रोल कर रहा, तो जीन एक ही है। यहाँ पे दो अलग जीन आकर के दोनों मिक्स होकर अपना फिनोटाइप दे रहे हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। कल्याणी का डाउट का क्लियर किया, ठीक है। ईश्वरी, कौन सा फिनोटाइप अपीयर होगा बेटा, कोई भी XYZ कोई भी फिनोटाइप अपीयर हो सकता है वहां पर, जो जिसका जीन रहेगा उस पर रहेगा। आगे चल के एपिस्टेसिस हम और डिटेल में पढ़ेंगे,
तब आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। वैष्णवी नरद नहीं समझा, फिर से समझा दे रहा हूं। देखो डेफिनेशन समझना है आपको सबसे पहले, इपिस्टेसिस का क्या होता है। तो इपिस्टेसिस का जो डेफिनेशन बनेगा वो ऐसा है, देखो इपिस्टेसिस मतलब मास्किंग इफेक्ट। क्या हो रहा है बेटा, मास्किंग इफेक्ट देता है। मास्किंग इफेक्ट मतलब यदि मान लो यहाँ पे ये कोई एक फिनोटाइप एक्सप्रेस हो रहा है, तो इस फिनोटाइप में कोई एक जीन है बेटा जो इसके एक्सप्रेशन को मास्क कर दे रहा है, तो मास्क करने वाले जीन को इपिस्टेटिक जीन कहेंगे और इस फिनोमिना को इपिस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, समझा? अभी भी नहीं समझा तो चलो, अब बात निकली ही है तो मैं आपको ये वाला बताता हूं, 9331। ठीक है, ये इस तरह से यहां पे हमारा जो एलिल है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल ई, और इधर कुछ भी हो सकता है, स्मॉल आर, कैपिटल ई कुछ भी हो सकता है, कैपिटल आर इधर कुछ भी हो सकता है ये, फिर स्मॉल आर, स्मॉल ई, इस तरह से हो सकता है। समझ गए? तो इसमें बेटा फाइनली अब क्या होगा, इपिस्टेसिस दो टाइप की होती है, या तो डोमिनेंट इपिस्टेसिस होगा या फिर रिसेसिव इपिस्टेसिस होगा। तो अब देखिए, यदि डोमिनेंट इपिस्टेसिस होता है तो जब दो कैपिटल ई यदि यहां पे रहेंगे तो यहां पे ये अपना एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कर रहा था, बट ये अपना एक्सप्रेशन सपोज जैसे कि यहां पे ये फिनोटाइप 1 और ये फिनोटाइप 2 एक्सप्रेस कर रहा था, तो अब कैपिटल ई की वजह से ये दोनों मिला के एक ही फिनोटाइप एक्सप्रेस करेंगे, तो ये दोनों का फिनोटाइप एक्सप्रेशन एक हो जाएगा। तो 9+3 कितना हो गया, 12। और इधर बेटा ये अपने जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन कर रहे थे वही आएंगे, तो 12:3:1, ये इस तरह से इसका ग्राफ आएगा। समझ गए? और यदि रिसेसिव वाला है तो ये जीन वहां पे कुछ नहीं करेगा, ये स्मॉल वाला जो एलील्स है वो उसको इफेक्ट करेगा। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, ये 3+1 ये अलग फिनोटाइप होगा, तो इसका रेशियो जो रहेगा 9:3:4 आ जाएगा। ये मैं आपको आगे चल के डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तब ज्यादा अच्छी तरह से समझेगा। अभी आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए। अभी वैसे भी ये जो क्वेश्चन है आपको इपिस्टेसिस को लेके नहीं पूछा गया है, समझे? मैं आपको समझाऊंगा बेटा स्टेप बाय स्टेप, एक एक पार्ट बहुत अच्छे से समझाऊंगा, तब और भी अच्छे से क्लियर होगा कैसे है। ठीक है, अभी यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया किसका एग्जांपल है ये पूछा है, तो आप डायरेक्ट याद रखिए प्लियोट्रॉपी जो है इसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। वैष्णवी बेटा थोड़ा बहुत समझा क्या? वैष्णवी आपके डाउट पे इतना सारा एक्सप्लेनेशन दिया हूं मैंने। वैष्णवी नरद, हाँ बेटा ईश्वरी बोलो बेटा, क्या पूछना चाह रहे हो? कल्याणी क्या है, एसबी के कोडोमिनेंट हुआ तभी तो सिकल सेल होगा ना? नहीं बेटा, कैसे आएगा बताओ ना, इसमें कंफ्यूज क्यों हो रहे हो यार आप लोग? चलो एक मिनट में आप लोगों को ना और डेफिनेशंस बताता हूं, ध्यान से सुनना। प्लियोट्रॉपी एक ऐसी कंडीशन जहां पे जीन जो है उसका अपना खुद का इंडिपेंडेंट इफेक्ट आता है, लेकिन वहां पे एक्सप्रेशन जो होता है बेटा मॉडिफाई होके आता है कंप्लीटली, और वहां पे डिफरेंट जीन जो है उसकी वजह से होगा। ठीक है, ये क्या कहलाता है, प्लियोट्रॉपी। लेकिन यदि हम जब देखें कि जब टू एक रिसेसिव और डोमिनेंट ट्रेट जब एक्सप्रेस होते हैं हेटेरोजाइगस जीनोटाइप में, तो वो दोनों भी जब एक्सप्रेस होंगे तो उसे कहते हैं कोडोमिनेंस। ओके, कोडोमिनेंस समझ में आ गया। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, एक डोमिनेंट कैरेक्टर हेटेरोजाइगस कंडीशन में ब्लेंडिंग हो जाता है, मिक्सिंग हो जाता है। तो सिकल सेल एनीमिया बेटा पॉइंट म्यूटेशन से हो रहा है, जैसे एचबी हीमोग्लोबिन एक जीन है, म्यूटेशन हो गया, तो हीमोग्लोबिन बेटा नॉर्मल वाला जीन जो है हीमोग्लोबिन और सिकल सेल दोनों के इफेक्ट को एक ही जीन कंट्रोल कर रहा है,
और एक ही जीन मिलके जब 2 और मोर इफेक्ट जब देता है, ठीक है, तो इस फिनोमिना को प्लियोट्रॉपी कहते हैं। ठीक है, इसी को लेकर के बेटा आपको एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, जब पर्सन को यदि सिकल सेल एनीमिया हो जाता है तो यहाँ पे हेटेरोजाइगोट्स बन जाएगा HbS और HbN। तो इसकी वजह से बेटा जो मलेरिया है ना, उसके लिए ये पर्सन रेजिस्ट हो जाता है। क्यों रेजिस्ट हो जाएगा? क्योंकि सर्वाइवल ऑफ एडवांटेज जो है मलेरिया जैसे कि कॉमन जो डिसीज है, तो जो प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम है उसको अच्छी आरबीसी चाहिए खाने के लिए, और सिकल सेल वाली आरबीसी खाएगा ही नहीं। ठीक है, तो वो मलेरिया उस पर्सन को कभी भी नहीं होता है। ठीक है, तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ये याद रखना। ठीक है, इस बारी जो जीनोटाइप आपको जो रेशियो नहीं समझा ना 9331 जो मैंने ईपीएसटेसिस के टर्म में बताया, इसका ये हमारे जो पेपर डिस्कशन है उसके बाद ये लेक्चर होने वाला है, उसमें मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो अभी आप बेटा अपना माइंड को ब्लॉक मत करो, क्योंकि अभी मैंने वो चीज समझा दिया ना तो आप हैंग हो जाओगे और आगे का जो हमारा जो फ्लो चल रहा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट बेटा थोड़ा सा सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है, मेरी गारंटी है ये पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी के बाहर का ये पार्ट है। ठीक है, समझ गया बेटा? ओके। हाँ बेटा, वो सिर्फ जीनोटाइप रेशियो था, उसको मैंने सिंपल एक्सप्लेन किया कि नॉर्मली जैसे 9331 होता है ना, तो बेटा 9331 के बाद 9:7 भी होता है, उसके बाद 12:3:1 होता है, उसके बाद 934 होता है, 15:1 होता है। ये सारे रेशियो में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। डुप्लीकेट जीन होता है, सप्लीमेंट्री जीन होता है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। ओके, ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा बेटा, ये इतना पढ़ा। अभी तो जेनेटिक्स शुरुआत हुई है बेटा, अभी मैंने क्या बोला, जेनेटिक्स जो है हमने कुछ भी नहीं पढ़े, ये मान के चलो। ठीक है, एनसीईआरटी के थोड़ा सा बाहर हम लोगों को जाना पड़ेगा जेनेटिक्स में। बाकी में मैंने आपको कुछ भी नहीं बोला कि एक्स्ट्रा जाओ, लेकिन जेनेटिक्स में बेटा आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखो, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए हैं, इंपॉर्टेंट है, अच्छा वेटेज है। और स्पेशली बेटा टेंशन ना लो, यदि आप ये इपिस्टेसिस वगैरह नहीं पढ़ोगे, जितने रेशियो में बताया नहीं भी पढ़ोगे ना, टेंशन ना लो, नहीं डाइजेस्ट होता बिंदास छोड़ के जाना। एनसीईआरटी बेस्ड ही पेपर आएगा, और जो मैंने इस बार पेपर पैटर्न लिया हूँ वो टोटल एनसीईआरटी बेस्ड था, उसके बाहर कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो वैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ क्वेश्चन में ट्विस्टिंग रहेंगी, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन रहेंगे, समझे? वही पढ़ के जाओ, टेंशन ना लो। लेकिन मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा कि थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा आपको बताना जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो आपके लिए नेसेसरी है वो सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 139। ऑर्गेनिज्म बेटा फिनोटाइपिकली सिमिलर है बट जेनेटिकली डिसिमिलर है, तो क्या होगा बेटा? हेटेरोजाइगस। ओके, फिनोटाइप और जीनोटाइप, फिनोटाइप तो सिमिलर होंगे ही होगा, बट उसका जीनोटाइप जो है वो डिफर कर सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। हाइब्रिड विगर क्या होता है, जानता है कोई बेटा? हाइब्रिड विगर का मतलब होता है बेटा, जैसे कि सपोज ये फादर है और ये मदर है, उसका जो बच्चा जो होगा ना उन दोनों का सुपेरियर होगा, हाइब्रिड होगा। और हाइब्रिड कब होता है बेटा? जब उसमें हेटेरोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है तब। अब हेटेरोजाइगोसिटी कैसे इंक्रीज होंगी? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक अच्छी नस्ल का एक हम लोगों ने बुल ले लिए और एक अच्छी नस्ल की काऊ ले ली, इनके बीच में क्रॉस कराया। ठीक है, तो जैसे कि सपोज इनके बीच में जब क्रॉस कराया तो इनके बीच में क्रॉस होने पर, जैसे कि सपोज इसके पास कैपिटल ए, स्मॉल बी, उसके बाद कैपिटल डी, ठीक है, कैपिटल क्या कह सकते हैं, एक और जीनोटाइप बताओ यार कुछ भी, कैपिटल ई और स्मॉल ई, ऐसे 4 अलग अलग जीन है, ये क्रोमोजोम है इसके। ठीक है, और इसके बाद कैपिटल एक्स, स्मॉल वाई, कैपिटल जेड, स्मॉल जेड, ठीक है, और कौन सा ले ले, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ऐसे हम लोगों ने जीन ले ली। तो अब क्या हुआ, इनका जो बच्चा हुआ, तो इनका जो बच्चा होगा, तो इनके बच्चे ने बेटा क्या किया, कैपिटल ए ये ले लिया, कैपिटल डी ये ले लिया, कैपिटल एक्स ये ले लिया, समझ गए?
और जो सुपेरियर जीन है वो ले लिया, मतलब कैपिटल जेड या आर जो भी है ये, तो ये क्या होगा बेटा, ये अपने इन पेरेंट्स से सुपेरियर होगा क्योंकि इसने अच्छे जीन जो थे डोमिनेंट वाले जो अच्छा एक्सप्रेस करते थे उसको ले लिया, तो ये हाइब्रिड विगर कहलाता है। ठीक है, और हाइब्रिड विगर कब पॉसिबल है बेटा, मीन्स ये इंक्रीज करता है। ठीक है, कब होता है ये सारी चीजें, तो हेटेरोजाइगोसिटी की वजह से। ठीक है, तो यहां पे एक टर्म आपको याद रखना है, कौन सा बेटा, हेटेरोसिस। ये हम लोग बेटा इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन पढ़ेंगे ना, वहां पे भी आएगा। ठीक है, एक्चुअली ये क्वेश्चन वहां से उठाया हुआ है। तो हेटेरोसिस जो है ये कहलाता है बेटा हाइब्रिड विगर। दो टर्म यूज होते हैं, हेटेरोसिस को ही हाइब्रिड विगर कहते हैं। मींस इसमें क्या है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के हमको कैरेक्टर्स को इंक्रीज करना है, जैसे उसका साइज हो सकता है, उसका प्रोडक्टिविटी हो सकता है, ठीक है, उसका रिप्रोडक्शन कैपेसिटी हो सकता है, या उसका ईल्ड किसी भी ऑर्गेनिज्म का। जैसे एक काऊ है जो 2 लीटर मिल्क देती थी, अभी वो 15 लीटर देने लगी। ठीक है, और मिल्क का क्वालिटी भी इंक्रीज हो गया। कोई प्लांट है, प्लांट में जो प्रोडक्शन पहले हो रहा था नॉर्मल हो रहा था, अभी बहुत ज्यादा अच्छा होने लगा, अच्छी क्वालिटी का, तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। समझ गए, तो ये जेनेटिक्स और एनिमल ब्रीडिंग जो है उन दोनों में ये टर्म ज्यादातर सामने आते हैं बेटा। ठीक है, मीन्स मैटिंग ऑफ टू डिफरेंट प्योर वैरायटी। तो टू डिफरेंट प्योर वैरायटी को जब हम मिक्स करेंगे तो एक में कैरेक्टर ए है और दूसरे में बी है, और हम चाहते हैं कि ए और बी दोनों कैरेक्टर एक ही में मिल जाए, तो वहां पे हम क्या करेंगे बेटा, ब्रीड कराते हैं, उससे कहते हैं हाइब्रिड विगर, हेटेरोसिस। उसके लिए टर्म आता है हेटेरोजाइगोसिटी। समझ में आ गया बेटा ये वाला कंसेप्ट, समझा। क्वेश्चन नंबर 141, रिसेसिव ट्रेट्स जो है गार्डन पी में, बताओ गार्डन पी में टॉल रिसेसिव था क्या, नहीं, राउंड रिसेसिव था क्या, नहीं, कलर सीट कोट, नहीं, रिंकल सीट डायरेक्ट समझ में आ रहा है ये रिसेसिव है। डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो है, तो डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो तो 1:1:1:1 ही आता है, ये आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से। अब हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट को जब सेल्फ किया गया, ठीक है, तो टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट है, ये मेंडल का कौन सा लॉ को कंफर्म करता है, सिंपल है बेटा, जब अलग हो रहे हैं मतलब गैमेट सेग्रीगेट हो रहे हैं, तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बताता है। क्वेश्चन नंबर 144, कैपिटल आर डोमिनेंट है जो कि रेड फ्लावर है, स्मॉल आर रिसेसिव है जो कि व्हाइट को बना रहा है। हेटेरोजाइगस में रेड और व्हाइट क्या है, रेड फ्लावर का क्रॉस हुआ होमोजाइगस के साथ, मतलब रिसेसिव पेरेंट्स के साथ। अब यहाँ पे फ्लावर में 64 ऑफस्प्रिंग्स आ रही है, तो नंबर ऑफ व्हाइट फ्लावर प्लांट बताओ कितने आएंगे, एक भी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे बताओ, रेड फ्लावर है कैपिटल आर, व्हाइट है स्मॉल आर। ठीक है, इसका F1 जनरेशन आएगा क्या चीज, जगह बना लेते फिर से। F1 जनरेशन जो आएंगी कैसी आएंगी, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसने बेटा होमोजाइगस रेड फ्लावर, इसका क्रॉस कैपिटल आर के साथ किया, बना लो, एक भी रेड नहीं आने वाले, तो आंसर इसका क्या आएगा जी, ऑल रेड आएंगे, हाँ सारे रेड आएंगे, गुड, क्योंकि व्हाइट पूछा है ना, कितने व्हाइट आएंगे ये पूछा है। तो कैपिटल आर स्मॉल आर का जब कैपिटल आर के साथ क्रॉस करेंगे तो सारे के सारे क्या होंगे, कैपिटल स्मॉल। 50% हाइब्रिड, 50% होमोजाइगस, मतलब नंबर ऑफ व्हाइट फ्लावर 0। समझ में आ गया, सिंपल है, इजी है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। करेक्ट रीजन मेंडल को की सक्सेस के लिए क्या था बताओ, एक्सपेरिमेंट रिपीट किया उसने, ये था, रिकॉर्ड बनाया, स्टैटिस्टिकल टेक्निक बताया, ये जो ट्रेट उसने लिए जो जीन थे उसमें लिंकेज देखने को नहीं मिली, बताओ कौन से इसका वेटेज है बेटा। आंसर तो सारे हैं लेकिन सबसे सही रीजन क्या मिलेगा, सही बात है, मेंडल ने बेटा, मेंडल लकी था। लकी क्यों था मालूम है, जो भी ट्रेट लिए ना उसमें जो जीन थे ना वो अलग अलग क्रोमोजोम पे रहते थे या फिर बहुत दूर दूर थे, तो क्रॉसिंग ओवर वाला फंडा वहां पे आया ही नहीं, इसलिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखने को मिला उसको। ठीक है, उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन तो हमको बाद में पता चला लिंकेज वाला। ठीक है, तो लिंकेज उसने जो जीन लिया उसमें लिंकेज एब्सेंट थी बेटा, इसलिए उसको सक्सेस मिल गई। समझ में आ गया, चलो तो ऑलमोस्ट आज एक्स्ट्रा का टाइम वैसे ले लिया मैंने, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, तो आगे आने वाले बचे क्वेश्चंस जो है, रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और साथ ही साथ बेटा और भी क्वेश्चंस के साथ कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम लोग बेटा डिस्कशन में लेंगे। ठीक है,
तो अच्छा स्टडी करो, और ये जो मैंने बताया ना बेटा, इनका प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि मेरे से आपने पढ़ लिया और छोड़ दोगे, समझे? ये आज ही इन क्वेश्चंस का अगेन अच्छे से प्रैक्टिस करना, नहीं तो क्या होगा मालूम है आपको, ऐसा लगेगा यार सर ने जब बताए थे ना तब सारी चीज समझी थी, लेकिन अब नहीं आ रहा है। ये नहीं होने देना, इनको अच्छे से नोट करके रखो बेटा। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, यदि एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन आएंगे ना तो इसी पर बेस्ड रहेंगे और इसी से रिलेटेड रहेंगे। तो बढ़िया नोट करके अच्छे से नोट्स बना के रखना है ये सारे क्वेश्चंस के, और बार बार प्रैक्टिस में लाना है, ठीक है? बाकी प्रैक्टिस तो मैं ले ही लूंगा आप लोगों का, एक एक चीज अच्छे से करवा दूंगा, ठीक है बेटा? तो क्लास एंड करें फिर आज का। किसी के कुछ डाउट, कुछ क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं है तो फिर फाइनली आगे का जो पोर्शन है नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं बेटा। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर्स भी आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे, एंजॉय भी किए होंगे आप लोगों ने, और अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा एक एक कंसेप्ट जो जिस चीज को लेके आपको प्रॉब्लम आ रही थी। ओके, गुड बेटा, बहुत बढ़िया। चलो बाय बेटा, गुड नाइट, बाय बाय, मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में। कल ही है ना हमारा नेक्स्ट लेक्चर? ठीक, कल हमारा ये पार्ट कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, और साथ में और भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। फिर पिडिग्री बचा है, पिडिग्री को भी टाइम लगेगा बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे तो मजा भी आएगा, और प्रैक्टिस के बाद क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर पाओगे आप आगे। ओके, बाय बाय।